हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लाइब्रेरियन शो पर। हम लोग देख रहे हैं लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्लासेस के लिए, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा बहुत हो रहा है, जो जो चीज़ें यूज होते हैं, क्योंकि मोर डिटेल कॉन्सेप्ट जो है LIS ऑब्जेक्टिव क्लासेस सब्जेक्टिव वाले में देखा जाएगा डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख रहे हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट, जिसमें आप अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वाला फॉलो करिए, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो यहाँ पर अभी ऑब्जेक्टिव क्लासेस चल रही है। ये रहा कुछ मेरे बारे में, और ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें। तो आगे बढ़ते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी जो है किस में डील कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज में। नॉलेज कैसा? नॉलेज बुक्स के फॉर्म में है, और बुक्स कैसे हैं? सब्जेक्ट्स के। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये तमाम चीजें हैं। तो कैसे सब्जेक्ट का, अब ये चीज सब्जेक्ट कैसे बनता है, यानी कब हम किस चीज को सब्जेक्ट बोलेंगे, ये हमारे लाइब्रेरी साइंस में SR रंगनाथन जी ने बताया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि एक सब्जेक्ट कैसे बनता है, उसकी कुछ कुछ चीजें दी हुई है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो और कैटलॉगिंग में जो जो चीजें यूज होती हैं। तो लैमिनेशन एक बताया मेथड। मोड्स, एक मोड क्या है? लैमिनेशन। लैमिनेशन मेथड से भी सब्जेक्ट बनता है कैसे कि इसमें जो है लैमिनेट, आप समझते हैं ना कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ा देना, इसी को लैमिनेट बोलते हैं। तो ऐसे जब एक लेयर बेसिक सब्जेक्ट हो, ठीक है, और एक क्या हो जाए एक कोई और हो जाए, जैसे कोई आइसोलेट आइडिया, ठीक है, तो एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है, उसी को बोलते हैं लैमिनेशन, ठीक है। एज पर SR रंगनाथन, व्हेन द बेसिक लेयर इज a basic subject and the other layers are isolate ideas, a compound subject is formed। कंपाउंड सब्जेक्ट कैसे बनता है कि किस मेथड से बनता है? लैमिनेशन मेथड से। लैमिनेशन मेथड क्या है? एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया और एक जो है क्या हो रहा है उस पर आइसोलेट आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न हम लेते हैं, तो एग्रीकल्चर क्या हुआ? एग्रीकल्चर जो है एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया, ब्रॉड वे में एग्रीकल्चर होता है ना। तो जो है एग्रीकल्चर बेसिक सब्जेक्ट हो गया, और कॉर्न क्या है उस पे आइसोलेट आइडिया हो गया, ठीक है। करिकुलम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसमें एजुकेशन बेसिक बेसिक फेसेट है, बेसिक क्लास है, और इसके ऊपर करिकुलम है। तो ये क्या हो गया? लैमिनेशन, इसी को बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड किसको, केमिस्ट्री में हम पढ़े होंगे ना, कंपाउंड्स, मिक्सचर एक्सेट्रा। तो कंपाउंड में दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, एक बेसिक सब्जेक्ट और एक आइसोलेट आइडिया। और कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? कई सारे चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो हम लैमिनेशन भी देखें तो दो प्रकार के होते हैं। तो लैमिनेशन टाइप 1 क्या हो गया? इन दिस मोड वन और मोर आइसोलेट फेसेट्स आर लैमिनेटेड ओवर अ बेसिक फेसेट, दिस रिजल्ट इन ए कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। एक या एक से ज्यादा बेसिक फेसेट जो है यूज होते हैं ओवर अ किस पे? बेसिक सब्जेक्ट पे। बेसिक फेसेट, सब्जेक्ट या फेसेट जो भी बोलो, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी किसका एनाटॉमी? ह्यूमन बॉडी का। बेसिक फेसेट क्या हो गया इसमें? मेडिसिन हो गया सब्जेक्ट, और आइसोलेट फेसेट क्या हो गए? ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी एक्सेट्रा, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो है बेसिक फेसेट मतलब एक बेसिक सब्जेक्ट कोई होगा जिसको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि कहाँ पे जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बात किया जाए, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आइडिया लग जाएगा? केमिस्ट्री का है। और इसके जो है आइसोलेट्स कौन से हो गए? स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ऐसे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बेसिक सब्जेक्ट मेडिसिन, और आइसोलेट आइडियाज फेसेट या आइडियाज कौन कौन से? ह्यूमन बॉडी एंड एनाटॉमी। तो इसको बोलते हैं लैमिनेशन टाइप 1।
और दूसरा है लेमिनेशन टाइप 2। इसमें क्या है, 2 और मोर सब्जेक्ट सब फेसेट्स ऑफ ए कंपाउंड फेसेट आर लैमिनेटेड ओवर वन अनदर। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें हो रही हैं कि सब फेसेट ऑफ अ कंपाउंड सब फेसेट, यानी कोई कंपाउंड फेसेट होगा उसके अंदर के सब पार्ट्स हो गए, 1 और 2 डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स हो गए, वो जो लेमिनेट कर किए जाते हैं उसको बोलते हैं लेमिनेशन टाइप 2। स्टडी ऑफ रेडिएशन अकॉर्डिंग टू वेब मैकेनिक्स। यहाँ रेडिएशन हो गया, यहाँ वेव मैकेनिक्स हो गया। तो रेडिएशन या तो इसके अंदर आ रहा होगा वेव मैकेनिक्स के, या वेव मैकेनिक्स के अंदर रेडिएशन आ रहा होगा, है ना। जो फिजिक्स वाले बच्चे होंगे वो ज़्यादा बता पाएंगे। तो क्या हो रहा है, किसी के अंदर का फेसेट के सब फेसेट पार्ट है, और ये किसका पार्ट है, फिजिक्स का। तो एक क्या बन रहा है, लेमिनेशन टाइप 2। ठीक है, लेमिनेशन टाइप 2 में क्या, लेमिनेशन क्या होता है, जिसमें लेमिनेशन हो रहा है किसका, बेसिक सब्जेक्ट और आइसोलेट आइडियाज का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा लेमिनेशन क्या चीज है और क्या सब्जेक्ट बनता है, कंपाउंड सब्जेक्ट। लूज असेंबलेज क्या है, असेंबलिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जब हम दो चीजों को इकट्ठा करते हैं, लूज असेंबलेज, लूज कोई चीज लूज टुकड़ा पड़ा हुआ है उसको असेंबल कर देना, जोड़ देना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लूज असेंबलेज। ये कई प्रकार का होता है, जिसमें हम असेंबलिंग किसका कर रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट का कर रहे हैं, या एक दूसरा क्या होगा, आइसोलेट आइडियाज का करेंगे। ठीक है, तो जब हम असेंबल करेंगे क्या चीजों को, सब्जेक्ट, जब दो या दो से ज्यादा क्या करेंगे, सब्जेक्ट का असेंबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बताया था ना पहले ही, कंपाउंड में क्या हो रहा है, 1 बेसिक सब्जेक्ट और 1 आइसोलेट आइडिया। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट कैसे बन रहा है कि बेसिक प्लस आइसोलेट। इसमें क्या हो रहा है कि 2 सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। फिर कॉम्प्लेक्स आइसोलेट आइडिया करेंगे, किसको बोलेंगे, वन एंड द सेम फेसेट और आइसोलेट आइडियाज इन द वन एंड द सेम एरे। तो जब सेम फेसेट में वो इन्वॉल्व होगा आइसोलेट आइडिया, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आइसोलेट आइडिया। और जो कॉम्प्लेक्स एरे आइसोलेट आइडिया क्या होगा, एरे बोलेंगे, मतलब जब आइसोलेट आइडियाज किस में होंगे, सेम एरे में होंगे, सेम कैटेगरी में होंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, कॉम्प्लेक्स एरे आइसोलेट आइडिया। तो ये मेनली थोड़ा सा समझने के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्लासेस में ये पूछ सकते हैं कि हाँ जो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कैसे बनते हैं, तो लूज असेंबलेज के द्वारा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो एरे जैसे मैं बताया कि एक चीज के अंदर का डेटा। ठीक है, एक चीज के अंदर का डेटा, ठीक है, जो किसी ऑर्डर में हो उसे एरे बोलते हैं। अब लूज असेंबलेज काइंड ऑफ 1, जो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स आइडिया बन रहा है ना, 2 और मोर सब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट, सिंपल हो चाहे कंपाउंड सब्जेक्ट हो। कंपाउंड में क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं जब, तो वो अपने म्यूचुअल रिलेशनशिप में जब उनका स्टडी किया जाता है तो ये इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन बनता है। ठीक है, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन कब बनता है, ठीक है, जब एक या एक से ज्यादा क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या बनता है कि इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन बनता है। ये कैसे हो सकते हैं, बायस, बायस मतलब किसी पक्षपात के थ्रू, या कंपैरिजन हो रहा होगा, या डिफरेंस हो रहा होगा, या इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इस चीज से बनता है, इस मेथड से। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में अगर जनरल रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फॉर लाइब्रेरियन, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है बायसनेस, या कंपैरिजन बोलेंगे, या डिफरेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बायस। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स किसके लिए, लाइब्रेरियंस के लिए। तो 2 चीजें का हो रहा है कंपैरिजन, शायद आई थिंक होगा। तो ये 2 चीजें आ गई, 2 सब्जेक्ट आ गए, तो क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, काइंड 2 में क्या हो जाएगा, 2 और मोर आइसोलेट्स टेकन फ्रॉम वन एंड द सेम शेड्यूल। दो, जब सेम शेड्यूल से 2 आइसोलेट्स को लिया जाता है तो इसको बोलते हैं क्या, इंट्राफेसेट फेज रिलेशन। ठीक है,
इससे क्या बनता है जब इंट्राफेसेट फेस रिलेशन होता है, यानी सेम शेड्यूल के अंदर एक शेड्यूल हो गया केमिस्ट्री मान लो, उसके अंदर दो आइसोलेट्स का जब स्टडी किया जाता है तो क्या होता है इंट्राफेस फेसेट फेज रिलेशन, और ये कॉम्प्लेक्स आइसोलेट आइडिया बनता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन जैनिज्म। क्या हो रहा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो कि सेम शेड्यूल रिलीजन के पार्ट है ना, उनका स्टडी किया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आइसोलेट। ठीक है। काइंड 3, अब तीसरा क्या हो रहा है कि वन एंड दी सेम एरे से हम लेंगे, ठीक है, सेम एरे से, सेम कैटेगरी से लेंगे, ठीक है। सेम एरे मतलब कि सेम एरे जो कि रैंकिंग ऑर्डर से ऑर्गेनाइज डेटा है वहां से हम लोग ले रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है एग्जांपल के थ्रू समझिए, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के नीचे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, अगर कॉलेज मतलब वो एकेडमिक लाइब्रेरीज की बात करें, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, फिर क्या हो जाएगा कॉलेज लाइब्रेरी, फिर क्या हो जाएगा स्कूल लाइब्रेरी, है ना। अगर एरे के हिसाब से इसका ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बड़ा डाटा पहले फिर छोटा, तो क्या हो गया एलिमेंट्री यानी छोटी वाली लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है। इसका स्टडी हो रहा है कैसे, वन एंड दी सेम एरे, तो इसको काइंड 3 बोलते हैं, लूज असेंबलेज का काइंड 3 हो गया। फिशन, फिशन में क्या हो गया, ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग अप इनटू पार्ट्स आल्सो कॉल्ड एज डाइसेक्शन, यानी तोड़ना, फिशन मतलब तोड़ना। ठीक है। जब डाइसेक्शन किसको बोलते हैं, इनटू पार्ट्स बाय आउटसाइड एजेंसी, जब बाहर के चीजों से जब कोई चीज तोड़ा जाता है, फिशन मतलब इंटरनल। ठीक है। जैसे मान लो बॉटनी है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक, फिशन मतलब क्या होता है, तोड़ना, कोई सब्जेक्ट का पार्टीशन होना। अच्छा, डेन्यूडेशन क्या चीज होती है, डेन्यूडेशन में क्या होता है, एक्सटेंशन इज डिक्रीज्ड बट इंटेंशन इज इंक्रीज्ड, मतलब मोर एंड मोर क्लियरिटी होती है किसी चीज में। फॉर एग्जांपल जो 4 क्लास नंबर है कॉलम क्लासिफिकेशन में, वो एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, 44 इंडिया को और 4454 दिल्ली को। तो क्या हो गया, 4 एक ब्रॉड कैटेगरी है, कंफ्यूजन है, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि इसमें कौन कौन से रीजन है। एक दिया जाए तो एक ब्रॉड कैटेगरी हो गया, फिर उसके नीचे क्या आ गया, इंडिया आ गया, इंडिया के नीचे दिल्ली आ गया। तो क्या हो गया, एक्सटेंशन बढ़ रहा है ना, पहले बड़ा से छोटा 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 आ रहे हैं, तो एक्सटेंशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंटेंशन जो क्लियरिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसी को बोलते हैं डिनोटेशन। दिल्ली, दिल्ली मोर प्रिसाइज लोकेशन हो गया ना, टू द पॉइंट लोकेशन। ठीक है। इंडिया, इंडिया एक ब्रॉड हो गया, एशिया और ब्रॉड हो गया। तो ये एक्सटेंशन जो है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंटेंशन जो है क्लियरिटी जो है बढ़ रही है। फ्यूजन, फ्यूजन एक मेथड है, मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन। इन दिस प्रोसेस टू आर मोर मेन सब्जेक्ट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, यानी आपस में मिल के एकदम मिल जाते हैं। ठीक है। तो अब एक एक नहीं रहते, दोनों दोनों का इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाता है। जैसे अगर बायोलॉजी और फिजिक्स को मिला दिया जाए, ठीक है, बायोलॉजी और फिजिक्स को मिला दिया जाए तो बायोफिजिक्स एक सब्जेक्ट बन जाता है ना। तो क्या हो गया, इंडिविजुअल ये बायोलॉजी और फिजिक्स खत्म हो गए, एक नया सब्जेक्ट फॉर्म हो गया जिसे बोलते हैं बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस लॉ का हो गया और मेडिकल मेडिसिन, दो फील्ड मिलके आपस में मिल जाते हैं। तो कई बार कंपिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि बायोफिजिक्स इज फॉर्म्ड बाई व्हिच मेथड। ठीक है। ठीक है। तो आप दिमाग लगाना है आपको कि इसमें क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं, दो चीजें आपस में मिल जा रही हैं। ठीक है। ऐसे क्लस्टरिंग, ठीक है, क्लस्टरिंग में क्या होता है, several specialized study on a particular phenomena or entity are gathered together into a field of study, यानी कई सारी चीजें आपस में मिलके जब जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो उसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, ऊपर वाले में जो हमने पढ़ा कि 2 सब्जेक्ट्स मिले थे ना, अब क्लस्टरिंग में क्या हो रहा है, कई सब्जेक्ट्स। जैसे मान लो एक सब्जेक्ट है इंडोलॉजी, ठीक है, इंडोलॉजी में क्या हो गया, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन सोसाइटी, सब कुछ मिला के इंडोलॉजी सब्जेक्ट बना, तो इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। ठीक है। फ्यूजन में दो दो चीजें मिलती हैं। तो आपको एग्जाम्पल से ही देख लेना, अगर जो पूछेगा क्वेश्चन तो उसमें से देख लेना कौन सा किस मेथड में बन रहा है। 2 सब्जेक्ट इजीली क्लियर हो जाएगा तो वो फ्यूजन, अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा,
क्लस्टरिंग, ठीक है, क्लस्टरिंग ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में है, लेकिन आ भी सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। एग्लोमरेशन में क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलके जो है इकट्ठा हो रही है। एग्लोमरेशन से क्लियर है ना, बायोलॉजिकल साइंस इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या चीजें मिल रही है, जोलॉजी, बॉटनी, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ये जो है क्या हो गया, बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट। फिर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मतलब आप क्या होता है, डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक प्योर सब्जेक्ट इवॉल्व होता है, प्योर सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ऐसे पूछ लेता है कि क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ, इन, ठीक है, थ्रू विच मोड अ प्योर सब्जेक्ट, प्योर मतलब एकदम नया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, ये कई सारे एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं मैं। तो इसका ऑप्शन दे रखेगा ए बी सी डी, तो जो ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन सही होगा क्या, डिस्टिलेशन, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डिस्टिलेशन, यानी एक प्योर सब्जेक्ट इस मेथड से फॉर्म होता है कि वो प्रैक्टिस में आते 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 आते, मान लो इधर दिया हुआ है एग्लोमरेशन, ठीक है, यहाँ लैमिनेशन, ठीक है, यहाँ फिर दिया हुआ है लूज असेंबलेज, तो जो राइट आंसर होगा वो डिस्टिलेशन होगा। थ्रू विच मोड अ प्योर सब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, प्योर सब्जेक्ट किस मेथड से बनता है, डिस्टिलेशन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन दिस मोड प्योर सब्जेक्ट इज इवॉल्व एज अ मेन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इन इट्स अपीयरेंस इन एक्शन इन डाइवर्स कंपाउंड सब्जेक्ट गोइंग विद द डिफरेंट बेसिक सब्जेक्ट। ये सब कहानी नहीं याद रखनी है। बेसिक सा डिस्टिलेशन क्या हो, जब जनरल प्रैक्टिस में कोई सब्जेक्ट इवॉल्व हो जाता है तो उसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं। जैसे एक रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ठीक है, मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, तो ये कभी कभी एग्जाम्पल से ही पूछ लेता है क्वेश्चन, तो यू नीड टू नो दैट। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये सारी चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट फॉर्मिंग के मेथड्स कौन से हैं, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट देखा था कैसे बना था, लैमिनेशन से, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट कैसे बना था, लैमिनेशन से, एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, लैमिनेशन से हमारा क्या हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट बना है ना, कंपाउंड सब्जेक्ट लैमिनेशन से, फिर लूज असेंबलेज से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है। लैमिनेशन से कौन सा सब्जेक्ट बना हमारा, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है, जो क्यों बेसिक और आइसोलेट आइडिया से बना, बेसिक प्लस आइसोलेट से, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा बना एग्लो लूज असेंबलेज, लूज असेंबलेज कई प्रकार के होते हैं ना, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें मेनली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, ये मोटा मोटा याद कर लीजिए। इसमें 3 कैटेगरी दिए हुए हैं, जिसमें जब 2 सब्जेक्ट लेते हैं, फिर इसमें 2 सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है ना। फिर एक है कि हम एक सब्जेक्ट लेते हैं और आइसोलेट आइडिया लेते हैं, 2 और मोर आइसोलेट आइडिया लेते हैं, फिर क्या होता है एक सेम एरे में लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, बट मोटा मोटा ये याद रखिएगा कि लूज असेंबलेज क्या होता है, क्या सब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स, लेमिनेशन में कंपाउंड, और प्योर सब्जेक्ट कैसे बनता है, जब डिस्टिलेशन से।
ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कैनन और प्रिंसिपल। ठीक है, तो जैसे हमने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस देखे, लॉज, ठीक है, लॉज देखे थे ना, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ऐसे ही लॉज के अंदर कुछ कैनन्स हैं, कैनन भी काइंड ऑफ क्या है, लॉज ही है। ठीक है, कैनन कैनन भी लेकिन उससे नीचे के हैं। ठीक है, तो कैनन्स जो है बनते हैं, फिर प्रिंसिपल्स भी कुछ हैं। तो ये ज़्यादा मतलब अलग चीजें नहीं है, मोर और लेस सेम चीजें हैं। तो कुछ रूल रेगुलेशन है जो रंगनाथन जी ने क्लासिफिकेशन के लिए दिया, ठीक है, और फिर कैटलॉगिंग के लिए भी दिया है। तो क्लासिफिकेशन के लिए जो है इन्होंने क्या दिया हुआ, कैनन्स, वो हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया कि 3 लेवल पर होता है। जब हम क्लासिफिकेशन, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो है एक नंबर किताब को दिया जाता है ना, कैसे नंबर दिया जाता है, सब्जेक्ट वाइज नंबर। उसके लिए जो है कॉलम क्लासिफिकेशन किताब हो गया, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो भी लाइब्रेरी जो यूज करती हैं वो इन बुक से नंबर बनाती हैं यूज करके। ठीक है, तो क्लास नंबर जब हम देते हैं तो रंगनाथन जी ने कुछ रूल्स बताए हैं कि कैसे भाई क्लास, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको क्लासिफाई कैसे करोगे। तो रंगनाथन जी ने कुछ रूल बनाए हैं, कुछ नियम बताए हैं कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। तो उन्होंने बताया कि जो है क्लासिफिकेशन ना, कि 3 स्टेप का काम है। पहला स्टेप है आइडियल प्लेन, दूसरा है वर्बल प्लेन और तीसरा है नोटेशनल प्लेन। ये क्या चीज होती है, तो आइडियल प्लेन के, आइडिया प्लेन, सॉरी आइडियल नहीं, आइडिया प्लेन, यानी जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ के सोचो। ठीक है, कि ये कहाँ पे कैसे लाई करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, उसको आइडिया प्लेन बोलते हैं। फिर ये वर्बल यानी बोल के उसको देखो। फिर ये हो गया नोटेशनल प्लेन, यानी लास्ट वाला, जब हम एक कॉल नंबर या क्लास नंबर जो है बुक का दे देते हैं, इसको बोलते हैं नोटेशनल प्लेन। तो कुछ कैनन्स उन्होंने बताए, कुछ ध्यान देने योग्य चीजें कब हैं आइडिया प्लेन के लिए, कौन कौन सी चीजें जो है ध्यान देने वाली हैं, ये चीजें। तो ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कैनन्स फॉर आइडिया प्लेन कौन कौन से हैं, तो कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन फॉर एरे, कैनन फॉर चेन, कैनन ऑफ फिलेटरी सीक्वेंस। ये कौन से कैनन्स हैं, ये कैनन्स हैं आइडिया प्लेन के कैनन्स। और ये क्लासिफिकेशन के कैनन्स हम अब लोग पढ़ रहे हैं, कैटलॉगिंग वाले नहीं, कैटलॉगिंग वाले बाद में देखेंगे। और डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में इसमें डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा कि कौन कौन से कैनन्स का क्या क्या मतलब है। अभी जो एमसीक्यू के लिए जरूरी है बस उतना ही इंफॉर्मेशन दिया जाए। ठीक है, तो ये कैनन फॉर आइडिया प्लेन याद कर लीजिए। कैनन ऑफ आइडिया प्लेन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ एरे, कैनन ऑफ चेन, कैनन ऑफ फिलेटरी सीक्वेंस, एज इट इज याद कर लीजिए और कुछ नहीं याद करना। ठीक है, अब ये जो है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी कैनन्स है, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ रिलेवेंस, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ परमानेंस। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन फॉल्स अंडर कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कौन से कैनन फॉल कर देते हैं। तो उसमें ऑप्शन रहेगा कैनन फॉर एरे, कैनन ऑफ चेन, और फिर कैनन ऑफ रिलेवेंस, या कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, या कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। तो कौन सा कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत है, कैनन ऑफ ये वाले, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, रिलेवेंस, असर्टेनेबिलिटी एंड कैनन ऑफ परमानेंस। ये हो गए आइडिया प्लेन के कैनन्स। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर दी कैनन फॉर आइडिया प्लेन। तो कैनन ऑफ आइडिया प्लेन का कौन कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक, सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कैनन फॉर एरे, कैनन फॉर चेन, कैनन ऑफ फिलेटरी सीक्वेंस। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कैनन फॉर आइडिया प्लेन हो गया। अब ऐसे ही कैनन फॉर वर्बल प्लेन होता है। ठीक है, यानी बोलने वाले कैनन, जो हम बोल के देखते हैं काइंड ऑफ ट्राई करके, तो उस कैनन किस कौन से हेल्पफुल होते हैं, वो कौन कैनन्स, तो वो होते हैं हेल्पफुल
कंटेक्स्ट, इन्यूमरेशन, करेंसी, रेटिशंस, 4 कैनन्स हैं, ठीक है। कैनन फॉर वर्बल प्लेन, 4 कैनन, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स फॉल्स अंडर वर्बल प्लेन। तो वर्बल प्लेन के अंडर कौन से कैनन्स फॉल करते हैं, ये वाले आपको ध्यान रखने, चाहे कंटेक्स्ट पूछ ले, चाहे इन्यूमरेशन, चाहे करेंसी और कैनन ऑफ रेटिशंस, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत कौन से कैनन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो आइडिया प्लेन हो गया, कैनन ऑफ वर्बल प्लेन हो गया, कैनन फॉर नोटेशनल प्लेन। नोटेशनल प्लेन के कैनन्स ज़्यादा जरूरी नहीं है, बहुत कम एग्जाम में आते हैं, ऐसे पूछा नहीं जाता, फिर भी याद कर लीजिए, होमोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, ये सब नोटेशनल प्लेन के कैनन है, ठीक है, इतना जरूरी था इसमें कैनन। अब कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन एक छोटा सा अगर मैं बता दूं, जो ये कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अंदर है, तो ये बोलते हैं कि जो है जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के, तो जो इसमें एलिमेंट्स हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि वो कई चीज़ों में डिवाइड हो चुके। जैसे एक क्लास में बच्चे को बांटना है तो हम कैसे क्या क्या लेंगे कैटेगरी, मतलब एक इंस्टीट्यूशन में बच्चों को तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो गए, अंडर ग्रेजुएट हो गए, या मेल हो गए, फीमेल हो गए, कैटेगरी बना देते हैं ना, तो वो कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। कैनन ऑफ मतलब उसको क्या होता है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए कि हम 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर पाए, यानी रिलेवेंस होना चाहिए। कैनन ऑफ रिलेवेंस मतलब किसी चीज का रिलेवेंस होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन, यानी जो चीजें रिलेवेंट हैं वही चीजें लो, ठीक है। कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है कि वो चीजें हम जब क्लासिफाई कर रहे हैं वो चीजें देखो जो इजिली पहचाना जा सके, असर्टेनेबल हो, ठीक है। जैसे वाइल क्लासिफाइंग द ऑथर्स, जब हम मेन क्लास लिटरेचर में ऑथर का क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम उनका क्या चीज यूज करें, डेट ऑफ बर्थ। हम जानते हैं ना डेट ऑफ बर्थ किसी भी पर्सन के लिए मतलब बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है इंफॉर्मेशन ले, ना कि उनके डेट ऑफ डेथ के, क्योंकि कई ऑथर ऐसे भी आएंगे जो अभी डेथ ही नहीं हुई है, तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा इंफॉर्मेशन क्या हुआ, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, यानी ऐसी चीजें लो जो इजिली असर्टेनेबल हो। कैनन ऑफ परमानेंस, द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर नॉलेज क्लासिफिकेशन शुड बी सेम फॉर ऑल टाइम, ऐसा चीजें लो जो हमेशा क्या रहे, परमानेंट रहे, ठीक है। ये हम डिटेल में सारे कैनन्स पढ़ेंगे, एक छोटा छोटा आइडिया लग गया कि क्या होते हैं कैनन्स, और कैनन्स के अंदर ये चीजें क्या क्या मोटा मोटा बता रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद करिए, क्योंकि कैनन्स बहुत सारे हैं और एक बार में पूरी क्लास में पढ़ा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश कीजिए जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो कैनन ऑफ आइडिया प्लेन में ये सारे कैनन्स हैं, और कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिफरेंशिएशन, रेलेवेंस, असर्टेनेबिलिटी और परमानेंस, ठीक है। याद हो गया, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत ये वाले कैनन है, ठीक है। कैनन ऑफ वर्बल प्लेन कौन से हैं, कंटेक्स्ट, इन्यूमरेशन, करेंसी और रेटिसेंस, और बाकी कैनन्स कौन है, सिनोनिम, होमोनिम और बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वही लिया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के कैनन्स देखा, ऐसे कैनन्स फॉर कैटलॉगिंग भी होते हैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में हम सारे कैनन्स डील करेंगे, चाहे वो क्लासिफिकेशन के हो चाहे कैटलॉगिंग के हो, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग, मैंने बताया था क्या, कैटलॉग मैंने 50 बार बताया होगा कि कैटलॉग क्या चीज होती है। 2 ही चीजें जो लाइब्रेरी साइंस में टेक्निकल हैं, एक क्लासिफिकेशन है और एक कैटलॉगिंग है। तो क्लासिफाई करके हम बताया कि सब्जेक्ट एलोकेट कर देते हैं, कॉल नंबर, किसी भी किताब को एक नंबर दे दिया जाता है जिससे वो लाइब्रेरी में किताबें क्या हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं सब्जेक्ट वाइज, उसी को कॉल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है सारी किताब की इंफॉर्मेशन कैटलॉग में रिकॉर्ड की जाती है। कैटलॉग एक कार्ड होता था पहले के टाइम पे, आजकल कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है, मार्क, मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग। तो जब बुक की सारी इंफॉर्मेशन इसमें कैटलॉग में रिकॉर्ड की जाती है, फिर कोई यूजर आता है उसको सर्च करता है तो किताब मिल जाती है।
इसी प्रोसेस को हम लोग कैटलॉगिंग बोलते हैं। और ये कैटलॉग कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसी को बोलते हैं कैटलॉगिंग कोड्स। तमाम लोगों ने बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है, तमाम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। तो पहले के टाइम पे कैटलॉग कार्ड्स होते थे, ठीक है, उसका साइज एग्जाम में पूछा जाता है। मैं पहले भी साइज बताया हुआ हूँ, आप लोग देख लीजिएगा क्लासेस में, ठीक है। तो कैटलॉग जो है ग्रीक वर्ड कैटालोगोस से लिया जा गया है। इसका मतलब होता है लिस्ट, रजिस्टर या कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की सारी इंफॉर्मेशन को लिख देना कैटलॉग, उसका लिस्ट बना लो या रजिस्टर बना लो, ठीक है, उसी को बोलते हैं कैटलॉग, ठीक है। हम देखते हैं ना जब किताब पे फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं तो उन्होंने क्या दिखाते हैं, हमें कैटलॉग दिखाते हैं कि हमारे पास ये अलमीरा है, ये बेड है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हैं। तो ऐसे कैटलॉग बुक्स का भी हो गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारी किताबों का डेटा रिकॉर्ड है। तो लाइब्रेरी कैटलॉग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सीए कटर जी ने दिया था। लाइब्रेरी कैटलॉग के ऑब्जेक्टिव को सीए कटर जी ने दिया था, जो कि किताब था रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग। रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग किसकी किताब है, सीए कटर की किताब है। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग सीए कटर की। इन्होंने क्या दिया कि लाइब्रेरी कैटलॉग के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्होंने बताया उसमें। तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग जो 1876 में आया, ठीक है, 1876 में रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, ये लिख लीजिएगा आप लोग, सीए कटर ने बताया था, लिखा था वो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के कैटलॉग होते हैं, इतना जरूरी नहीं है, रजिस्टर फॉर्म, प्रिंटेड रजिस्टर फॉर्म, सेल्फ और लूज लीफ फॉर्म। तो जो जरूरी चीज हो जाती है कार्ड फॉर्म, ठीक है। कार्ड कैटलॉग एंट्रीज आर मेड ऑन ए कैटलॉग कार्ड ऑफ यूनिफॉर्म साइज, मतलब एक यूनिफॉर्म साइज का कैटलॉग होता है जो जिसकी लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ पूछा जाता है, चाहे वो सेंटीमीटर में पूछ लेगा या मीटर वो इंच में। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ए स्टैंडर्ड कैटलॉग कार्ड साइज इज, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड कैटलॉग कार्ड का साइज क्या होता है। तो ऑप्शन में रहेगा चाहे 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, या ऑप्शन में रहेगा 5 इंच इंटू 3 इंच। तो ये दोनों चीजें याद रखिए, चाहे सेंटीमीटर में पूछे चाहे इंच में पूछे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ऐसे ही कैटलॉगिंग के लिए कोड था, जो किसने बनाया था 1841 में। किसने बनाया था, सर एंथोनी पनजी। इन्हीं को बोलते हैं कि 91 रूल्स भी, 91 रूल्स किस लिए हैं, ऑथर एंट्री को, मेन एंट्री, यानी जो ऑथर एंट्री, मेन एंट्री, ये एंट्री किसकी बात हो रही है, कैटलॉग कार्ड में एंट्री, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई, ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ठीक है। ब्रिटिश म्यूजियम कोड किसने बनाया था, सर एंथोनी पनजी। इन्हीं को 91 रूल्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये आता है एग्जाम में। फिर प्रशियन स्टेट लाइब्रेरी, इनका कोड कब आया, 1931 में, ठीक है, 1931 में प्रशियन स्टेट लाइब्रेरी, प्रशियन। फिर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA कोड, ये कब आया, ALA कोड 1893 में, ALA कोड 1983 में, ठीक है। कटर्स रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, जैसा कि इन्होंने रूल बताया ना, बुक लिखी थी तो 1876 में, ठीक है, 1876 में। जितना बता रहा हूँ इतना ही जरूरी है और ज्यादा नहीं याद करना है। कैटलॉग क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है, रंगनाथन जी ने 1934 में, रंगनाथन जी ने बनाया था इसको, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को 1934 में, ठीक है। अब इसको क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इन्होंने क्यों बोला, ठीक है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इन्होंने क्यों बोला, तो इन्होंने इसलिए बोला कि जो है ये मेन एंट्रीज हैं वो अरेंज हो रही हैं क्लासिफाइड ऑर्डर में, ठीक है, क्लासिफाइड ऑर्डर में। अब ये क्या चीज बवाल आ गई, तो अगर मैं बोलूं कैटलॉग, कैटलॉग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक हो गया अल्फाबेट डिक्शनरी कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग, और दूसरा हो गया क्लासिफाइड कैटलॉग, ठीक है। डिक्शनरी से टर्म से यूज होगा कि इसमें A to B, A B C D कुछ अरेंजमेंट होगा। तो डिक्शनरी कैटलॉग मतलब वो कैटलॉग्स होते हैं जिसमें
मेन एंट्री जो कैटलॉगिंग का शुरुआत होगा, जैसे कैटलॉग करने का शुरुआत होगा, वो किससे शुरुआत होगा, अल्फाबेटिकल चीज से। और क्लासिफाइड कैटलॉग में क्या होगा, कॉल नंबर। क्लासिफाइड, क्लास नंबर, क्लासिफाइड के टर्म में ही क्लास आ गया ना, यानी क्लास नंबर किस लिए यूज होता है हम जानते हैं, क्लास या कॉल नंबर, जब बुक को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है क्लासिफिकेशन नंबर पे। तो मेन एंट्री किससे शुरुआत होगी, मान लो किससे, नंबर से। ठीक है, एक लाइन में यहाँ क्लास नंबर या कॉल नंबर शुरू हो जाएगा। जैसे कॉलन क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो लाइब्रेरी साइंस और कॉलन मतलब कुछ यूज हो गया, ये हम देखेंगे मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन और जो है डीडीसी क्या चीज़ें होती हैं डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में डिटेल में। बट अभी के लिए इसको इसको समझ लीजिए कि जो है ये चीज़ें क्लासिफाइड कैटलॉग और डिक्शनरी कैटलॉग दो चीज़ें ऐसी होती हैं। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में क्या होता है, एंट्रीज कैसे अरेंज्ड है, क्लासिफाइड ऑर्डर में। ठीक है, वेरियस एडिशंस आए तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा एडिशन कब आया। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के जो फर्स्ट एडिशन आया 1934 में, सेकेंड एडिशन आया 1945 में, थर्ड एडिशन आया 1951 में, फोर्थ एडिशन आया 1958 में, फिफ्थ एडिशन आया 1964 में। ठीक है, ये चीज़ें इतना ही याद कर लीजिए आप लोग। फिर आता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो एशियार कब आया, 1961 67 में फर्स्ट, एशियार फर्स्ट 1967 में, एशियार टू 1978 में, एशियार टू आर 1988 में। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आता है। जो अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल है, वो किताब जो है कितने पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पहले पार्ट में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दूसरे में डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग और एक्सेस पॉइंट, यानी इस किताब में जो कैटलॉगिंग कोड है उसमें कैसे कैसे एंट्रीज होंगी वो चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन कैसे लेवल का है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल, यानी पहले लेवल पे कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की गई, फिर उसके अंदर सेकेंड लेवल पे, फिर उसके अंदर थर्ड लेवल पे। ठीक है, तो 3 लेवल के डिस्क्रिप्शन किस में दिए हुए हैं, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड ASER में। एज ऐसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, ISBD है। ठीक है, यानी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि बिब्लियोग्राफी बुक का। ठीक है, बिब्लियो टर्म आ जाए तो ये समझ लीजिए कुछ बुक से ही बात हो रही है। तो बिब्लियोग्राफिक यानी किताब का जो हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड वे में उस इंफॉर्मेशन को लिखा जाए, उसी के लिए है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टू फैसिलिटेट इंटरचेंज ऑफ लाइब्रेरी डाटा, प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना। ठीक है, और ये कब आया था, फर्स्ट एडिशन 1974 पे मोनोग्राफ के लिए। ठीक है, मोनोग्राफ यानी बुक के लिए। ILA, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, 1933 में। ठीक है, ये पहले भी बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस जो है लाइब्रेरी साइंस के पहले क्लासेस में। ठीक है, तो ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर अभी दिल्ली में है, पहले कलकत्ता में था। ठीक है, इसका जर्नल है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जनरल सॉरी जर्नल। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, 1876 में, ये पुराना। इसके सेक्रेटरी कौन थे, पहला बार मेलविल डेवे। कहाँ पे है, LA का हेडक्वार्टर कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, शिकागो में। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इफ्ला। इफ्ला आज के टाइम पे लाइब्रेरी साइंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, इसके कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी होते रहते हैं। ठीक है, इफ्ला के कॉन्फ्रेंसेस भी होते रहते हैं, मैं देख के बता रहा हूँ। इफ्ला, ऐसे ही रहिएगा। आप लोग गूगल से नेट करके सर्च कर सकते हैं कि रिसेंट कांग्रेस या रिसेंट मीटिंग कब हुई इफ्ला की। ठीक है,
इसका मैं अलग से करंट अफेयर की करके एक LIS क्लास ले दूंगा, जिसमें आप लोग जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अभी के लिए मैं बता दूं, इफ्ला की वेबसाइट पे जाइए। इफ्ला की वेबसाइट पे आप लोग प्रेसिडेंट देखिए कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। और इफ्ला का जो है कांग्रेस होता है, मीटिंग होता है इफ्ला का कांग्रेस, उसकी थीम क्या है अभी जो हुई है और कहाँ पे हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर इफ्ला से क्वेश्चन बनता है तो ये पूछता है कि थीम क्या है, कहाँ पे अभी के लिए इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ है और फ्यूचर में कहाँ होने वाला है और इसके प्रेसिडेंट कहाँ है, ठीक है। ये चीज़ें 3 इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 जो 1956 में इसका जो है क्या हुआ, अमेंड किया गया। और प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, 1867 में। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, 1867 में, ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन ये 1909 में बना। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जॉन कॉटन डेना। जॉन कॉटन डेना कौन थे, किसके प्रेसिडेंट थे, HL लेकिन। ऐसे सीलिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स, सबका जो है वो भी याद रखना है, फुल फॉर्म भी, ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स ये 2002 में बना, ठीक है। इसको कौन मर्ज करके बनाया गया, लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सीलिप किसके मर्जर से बना, तो आप लोग बता सकते हैं। ऐसे ही एक बॉडी है आईएसलिक, ये पहले भी बताया गया है 1955 में, ठीक है, बना था आईएसलिक। पहली दूसरी क्लास में ही ये सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है। आप लोग नए नए हैं चैनल पे तो पिछली क्लासेस देख लीजिए। अब एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये 1924 में बना है, ठीक है। 1924 में एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो एसलिब का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप लोग ये बता सकते हैं, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। 19 ये जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना, 1835 में, ठीक है। इंपीरियल लाइब्रेरी जो है 1891 में बनी थी, वो मर्ज हो गई कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में। कब हुई मर्ज, 1902 में, ठीक है। 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी मर्ज हो गई, ठीक है, और इसका नाम हो गया इंपीरियल लाइब्रेरी। फिर 1948 में जो है 1948 में एक्ट के द्वारा जो है इसका नाम बदल के नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया, इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी 1948 में, ठीक है। RRLF यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसकी वेबसाइट पे भी आप लोग विजिट करके इसके बारे में देख लीजिएगा, देख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर का ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये क्या करता है, जो पब्लिक लाइब्रेरी है देश में, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही है लाइब्रेरी, उसके रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक है। उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन ये कब बना था, 2005 में, ठीक है। 13 जनवरी जून 2005। ये पूछ लेता है कि इसके चेयरमैन कौन थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सैम पित्रोदा वाज द चेयरमैन ऑफ दिस नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है, सैम पित्रोदा, ओके। और इसके अदर मेंबर्स कौन थे, PM भार्गव इसके वाइस चेयरमैन थे, अशोक गांगुली, जयती घोष, दीपक नैयर, नंदन नीलेकणी, ठीक है। अब जो है एक चीज और SR रंगनाथन जी ने दिया था कि कॉल नंबर या क्लास नंबर कैसे बनता है, तो उसके 8 स्टेप्स इन्होंने बताए थे। 8 स्टेप्स, कई बार 9 स्टेप्स भी बोलते हैं, 0 to 8 लिखा होता है या 1 to 9 ऐसे करके कहीं कहीं पे डिफरेंस आ जाता है।
लेकिन मोर और लेस कौन कौन से स्टेप्स हैं? रॉ टाइटल, एक्सप्रेसिव टाइटल, कर्नल टाइटल, एनालाइज, ट्रांसफॉर्म, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, टाइटल इन फोकल नंबर एंड क्लास नंबर। तो जो लिखने में यूज होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? ये टाइटल इन फोकल नंबर और क्लास नंबर ये नोटेशनल प्लेन में आ जाते हैं, क्योंकि जब हम लिखना शुरू करेंगे तो वो नोटेशनल प्लेन। वर्बल प्लेन में टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म, इसको बोलते हैं वर्बल प्लेन में आता है कैनन। ठीक है, कैनन सॉरी बोल रहा हूँ, ये स्टेप्स जो है कॉल नंबर बनाने के स्टेप्स। रॉ टाइटल, एक्सप्रेसिव टाइटल, कर्नल टाइटल, एनालाइज, ट्रांसफॉर्म, टाइटल इन स्टैंडर्ड, ये चीज है क्या आखिर? ये चीज ऐसे होती है, आप लोग समझिए कि एक किताब हो गया, किताब का टाइटल हो जाता है, टाइटल यानी किताब का नाम। ठीक है, किताब का नाम मान लीजिए कुछ हो गया इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री कल्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, कोई किताब मान लीजिए ऐसे आ गई, इंडियन हिस्ट्री अ कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो हम पहले क्या चीज देखेंगे? जब हम क्लास नंबर इसका बना रहे होंगे तो रंगनाथन जी बोलते हैं कि पहले इसके बारे में सोचो, यानी आइडिया प्लेन, यानी आइडिया सोचो। ठीक है, आइडिया प्लेन क्या क्या सोचोगे? रॉ टाइटल, एक्सप्रेसिव टाइटल, कर्नल, एनालाइज, ट्रांसफॉर्म। यानी इसका जो रॉ टाइटल है, अब ये जो ऐसे वर्ड हो ए बी ये सब हटा दो और सोचो क्या क्या टर्म बचे। इंडियन हिस्ट्री हो गया, बात कर रहा है, और कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो एक्सप्रेसिव टाइटल, जो जो अगर मान लो इससे क्लियर ना हो रहा है तो इसमें कुछ जोड़ के ऐसा बना दो टाइटल कि जो है वो अपने आप में एक एक्सप्रेशन दे। ठीक है, ये मोटा और थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्लासेस के लिए, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक्सप्रेसिव टाइटल यानी उस चीज को ऐसा लिख दो कि अब ये एक्सप्रेशन देने लगे। तो मान लो इंडियन हिस्ट्री अ कल्चरल पर्सपेक्टिव हो गया, मैं सोच रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी। तो इंडियन हिस्ट्री या कल्चरल पर्सपेक्टिव, तो मैं इसको अपने मन में सोच सकता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री जो है थ्रू कल्चरल वे, इंडियन हिस्ट्री थ्रू अ कल्चरल वे, यानी हिस्ट्री जो है पढ़ रहे हैं केवल कल्चरल एस्पेक्ट को देख रहे हैं, है ना। तो अब कर्नल फिर आ जाता है, तो उस तीसरा यानी एक्सप्रेसिव उसको बना दिया मैंने, और एक रॉ टाइटल लिया मैंने, जो फालतू के वर्ड से उनको हटा दिया। अब कर्नल, कर्नल में कहा जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टर्म है उसको लेंगे, यानी इंडियन हिस्ट्री, इस किताब का जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इंडियन हिस्ट्री और कल्चर हो रहा है। अब इसको एनालाइज करो कि जो है कॉलन क्लासिफिकेशन मान लो है, तो उसमें कौन से कैटेगरी में फॉलो कर रहा है? पी एम एस टी, पी एम ई एस टी। ठीक है, पर्सनालिटी है कि मैटर है कि एनर्जी है कि स्पेस है कि टाइम है। तो हम लोग इसको देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं कॉलम क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो क्लासिफाई करते टाइम ये टर्म्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि किस फैसेट में वो जाएगा, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर उसको स्टैंडर्ड टर्म में लिखते हैं, जो किसी भी कॉलम क्लासिफिकेशन या डीडीसी स्कीम में जो टर्म्स यूज हुए हैं उस टर्म में हम लोग उसको लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम उसको नंबर असाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके नंबर असाइन कर देंगे, मान लो हिस्ट्री का नंबर दे दिया, इंडियन का नंबर दे दिया, फिर क्या दिया, पूरा क्लास नंबर बन गया। फिर उसको जोड़ करके पूरा जो है क्लास नंबर बन जाता है। ठीक है, B44 समथिंग, यानी हिस्ट्री बी कॉलम क्लासिफिकेशन में होता है, इंडिया का नंबर 44 होता है, और कुछ कल्चरल अगर कुछ जुड़ जाता है तो ऐसे एक नंबर बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि रंगनाथन जी ने क्लास नंबर बनाने के 8 स्टेप्स दिए थे, जो कि कुछ इस तरह है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बाकी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में एक एक स्टेप वाइज देखेंगे। अब कॉलम क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि रंगनाथन जी ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1933 में। ये पहले ही चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, और ये रिजिडली फेसेटेड स्कीम क्लासिफिकेशन में देखा था हम लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्रीली फेसेटेड कॉलम क्लासिफिकेशन में कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये जो है कॉलम क्लासिफिकेशन का नाम एक कॉलम सिंबल होता है उसके लिए है। ठीक है, हम तीनों स्कीम जो है एक क्लास में कभी डिस्कस करूंगा, कॉलम क्लासिफिकेशन, ठीक है, डीडीसी और यूडीसी। अभी के लिए जो है बस खाली आप समझिए कि क्लासिफिकेशन होता क्या चीज़ है।
क्लासिफिकेशन होता ही है कि एक नंबर असाइन करते हैं, ठीक है। हम कॉलम क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होता है, ये चीज़ सारी चीज़ें देखेंगे बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही था। और कुछ कुछ ये चीज़ें जो आप इस क्लास के बाद सर्च करके नोट्स बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसको जो है इफ्ला को आप लोग, इफ्ला का प्रेसिडेंट आप लोग करंट में देख लीजिए। इफ्ला का प्रेसिडेंट, इफ्ला की वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कांग्रेस होती है, ठीक है, या इफ्ला कांग्रेस, ठीक है, इफ्ला कांग्रेस। ये प्लेस याद कर लीजिए, अभी कहाँ पे हुई, दूसरा फ्यूचर में, फ्यूचर में कहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन चेंज होता रहता है। तो इफ्ला के प्रेसिडेंट अभी के टाइम पे हैं, कौन है, लेज़ली वियर। इफ्ला के प्रेसिडेंट अभी कौन से हैं, लेज़ली वियर। ये किस टर्म के लिए हैं, 2025 से 27 तक, ठीक है। 2025 से 27 तक कौन है इफ्ला के प्रेसिडेंट, लेज़ी वियर, ठीक है, याद रखिएगा। और इफ्ला का कांग्रेस अभी वाला कौन सा है ये भी मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग फ्यूचर का भी देख लीजिएगा। दो 2025 में ये कहाँ पे हुआ है, 2025 में अस्ताना में, ठीक है। अस्ताना में 2025 में इफ्ला का कांग्रेस हुआ है और इसका जो है थीम क्या है, यूनाइटिंग नॉलेज बिल्डिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग द फ्यूचर, यूनाइटिंग नॉलेज एंड बिल्डिंग द फ्यूचर। ये इफ्ला में का जो है कांग्रेस हुआ है अस्ताना में अभी 2025 वाला, ठीक है, 2025 वाला हुआ है। और फ्यूचर वाला कांग्रेस कहाँ पे होगा, फ्यूचर में जो है कहाँ पे होगा, ये चीज होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन खोज रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 2026 में, 2026 में ये होगा बुसान। बुसान कहाँ पे है, साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में, ठीक है। ये 10 से 13 अगस्त को होगा, ठीक है, साउथ कोरिया में 2026 में। अभी कहाँ हुआ है, अस्ताना में हुआ है। अस्ताना में ये डेट, डेट एक बार जो है, इफ्ला कांग्रेस 2025, डेट भी कभी कभी पूछ लेता है तो कुछ पता नहीं है।
18 से 22 अगस्त कहाँ पे हुआ है? अस्ताना में। तो इफ्ला के लिए ये प्रेसिडेंट हो गया। अच्छा, प्रेसिडेंट इलेक्ट करके भी एक पोस्ट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो ये चीज़ भी देख लीजिएगा आप लोग। इसी के साथ जो है ये मैं क्लासेस अब एंड करूँगा, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, कुछ कन्फ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन, तो आप मुझे इस मेल पर आप जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे पढ़ते रहिए। बाय बाय। इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। बाय।